हेलो दोस्तों, यह कहानी प्रिया की है जो कि पटना की रहने वाली है। और प्रिया पटना में ही रहकर पढ़ाई की फाइनल ईयर कर रही थी। दोस्तों, प्रिया बहुत ही गरीब परिवार की थी और उसके पापा थे जो प्रिया अपने 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी। प्रिया के पापा को लगता है कि उनकी लड़की अब बड़ी हो गई है तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, जिस वजह से प्रिया के पापा प्रिया के लिए लड़का देखने लग जाते हैं। कुछ समय बाद होता भी कुछ ऐसा है कि प्रिया के रिश्तेदार वालों के लोगों के द्वारा पता चलता है कि एक लड़का है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम सचिन होता है। कुछ समय बाद प्रिया के पापा सचिन के परिवार वालों से मिलते हैं और फिर प्रिया की शादी सचिन से दोस्तों फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोनों की शादी में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है और वो समस्या यह कि दहेज में लड़का जो था वह 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहा था और गाड़ी में उसको नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए थी बल्कि 25 से 30 लाख की रुपए की 4 चक्का गाड़ी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, प्रिया की जो पापा थे वे बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार थे और इतना महंगा गाड़ी या फिर इतना ज़्यादा दहेज वो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर भी जब रिश्तेदार के लोग आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हैं तो उन दोनों के बीच में, दोनों परिवार के बीच में बातचीत बन जाती है और प्रिया के पापा और सचिन के घर वालों से सचिन से कहते कि बेटा, हमको जितना भी बनेगा मैं तुमको उतना दहेज दे दूंगा, लेकिन बस अगर गाड़ी की है तो मैं गाड़ी उतना महंगा तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। जो मुझे अच्छा लगेगा तुझे मैं समझ जाएगा वही गाड़ी मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो सचिन था वह एकदम से जिद पकड़ लिया था कि उनका तो 25 से 30 लाख रुपए की गाड़ी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, सचिन जो था वह प्रिया को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों प्रिया दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। वह पटना में रह के तैयारी भी कर रही थी। कुछ समय बाद वह जज बन जाती है और जज नहीं बन जाती तो वह केवल तो पक्का वकील तो पक्का बन जाती, जिस वजह से सचिन के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी घर की है, काफ़ी ज़्यादा होशियार और अच्छी, ज़्यादा मैनेज करके किसी भी सदा शादी कर लो। उसके बाद दोस्तों, सचिन के पापा मम्मी प्रिया के पापा से बातचीत करते हैं और कहते हैं ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा आप दहेज में दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, प्रिया और सचिन की शादी दोनों की फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जो प्रिया के पापा थे वो इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि दोस्तों वो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले आदमी थे और जिनके पास पैसा नहीं था वह दहेज का सारा सामान खरीद पाए और लड़के को 25-30 लाख रुपए की गाड़ी दे पाए। दोस्तों, प्रिया के पापा के पास उनकी एक छोटी सी ज़मीन थी और उसी ज़मीन पर वे लोग अनाज वगैरह उगाते थे और उसी से जो अनाज होता था लोग खाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। दोस्तों, अब प्रिया के पापा के पास और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया के पापा उस ज़मीन को गिरवी रख देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है, पैसे से सचिन को दहेज देने के लिए सारा सामान वो खरीदते हैं। फिर से दोस्तों 10 लाख की एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदते हैं। दोस्तों, वो गाड़ी कंपनी की थी, i20 थी, क्योंकि दोस्तों प्रिया के पापा सोच रहे थे कि लड़का सरकारी टीचर है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो अगर उसके कहीं भी शादी होती तो इतना तो दहेज उसे देना ही पड़ता और हर लड़की हमारी वहाँ जाएगी तो हमारी लड़की वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। यही सब सोच के प्रिया के पापा अपनी बेटी की शादी ज़मीन गिरवी रख के तय कर देते हैं। दोस्तों, प्रिया अपने पापा से कहती भी है कि पापा, आप क्या ज़रूरत है इन सब दहेज देने के और लड़के के शादी करने का, जिससे मैं शादी करूँगे उससे हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे, ना तो हमारे पास ज़मीन रहेगा और ना हमारे लिए खाने के लिए कुछ रहेगा। यह शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँगी, आपको इतना दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रिया के पापा उनकी बातों को नहीं मानते हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता नहीं सोचेगा कि उसकी लड़की की शादी कहीं भी हो जाए हंसी खुशी अपने जीवन में। उसके बाद दोस्तों, शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगती है और शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। कुछ दिनों बाद सचिन जो है धूमधाम से बारात लेकर प्रिया के घर पर आ जाता है। दोस्तों, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जयमाला का समय होता है तब सचिन प्रिया के पापा से कहता है, हमारे दहेज का जितना भी सामान आप लोग रखे हैं वह सारा सामान आप लोग हमको एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद दोस्तों, प्रिया के पापा दहेज का सारा सामान सचिन के पापा मम्मी को और सभी लोग बारातियों को दिखा दिया जाता है। दोस्तों, सभी लोग उस सामान को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सचिन जब गाड़ी देखता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप लोग
से मैं दूसरी गाड़ी बोला था, आप लोग इतनी सस्ती गाड़ी हम लोग को लाकर दे दिए हैं, जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपकी लड़की से शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों मामला वहाँ पर बिगड़ने लगा। शादी का माहौल था, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। प्रिया के जो पापा थे वे सचिन के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा मैं जितना भी कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया, और बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, आप हमारी बेटी को भी देखिए, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और वो 1-2 साल में वकील बन जाएगी, नहीं तो वकील नहीं तो जज ज़रूर बन जाएगी, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों सचिन फिर भी प्रिया के पापा को बातों को नहीं मानता है। तब तक कुछ देर तक सारे रिश्तेदार के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। सचिन के माता पिता समझाते हैं कि बेटा, समझाते हैं, लेकिन दोस्तों सचिन समझने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों सचिन के माता पिता यहाँ तक कहते हैं कि बेटा जो मिल गया वो मिल गया, अब इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से शादी कर लो, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों फिर भी सचिन इस बात को नहीं मान रहा था। गुस्से में आकर वो प्रिया के पापा को 4-5 थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रिया के पापा फिर भी सचिन के पैरों में गिरकर उनके हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे और कह रहे थे हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बात गाड़ी की है तो मैं कुछ महीनों में और कुछ पैसे का व्यवस्था करके आप लोगों को पैसा दे दूँगा, आप लोग को भी जितना मिल रहा है आप लोग रखें, चुपचाप लड़की से शादी कर लीजिए। तभी दोस्तों प्रिया को किसी ने बता दिया था कि जो सचिन है तुम्हारे पापा को मार दिया है दहेज के लिए। दोस्तों प्रिया जब यह बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। प्रिया अंदर बैठी हुई थी और वह जयमाला की तैयारी होने वाली थी, बस वेट कर रही थी कि कब वो समय आएगा और वो जयमाला पर जाएगी, अपने पति को वरमाला डालेगी। लेकिन दोस्तों जब उसको पता चलता है कि सचिन उसके पापा को मार दिया है, तब दोस्तों प्रिया तुरंत दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाती है और वहाँ जब जाती है तो उसको पता चलता है कि जो सचिन है वो सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में इतना सारा ड्रामा वहाँ पर किया है। दोस्तों प्रिया बहुत ज़्यादा सचिन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान से मैं शादी कभी नहीं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। दोस्तों प्रिया अपने पापा से भी कहती है कि पापा मैं आपसे बहुत पहले ही मना कर रही थी कि जो लड़का इतना ज़्यादा दहेज लेकर मुझसे शादी करेगा तो क्या पता वो लड़का मुझे खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अगर सोचिए कि मैं उसके साथ शादी करके उसके घर भी चली जाती हूँ तो वो हमेशा बार बार मुझे जलील करेगा, मुझे मारेगा, मुझे पीटेगा, हमेशा दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करेगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है मैं अकेली पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दूँ। दोस्तों ये सब सुनकर जितने भी बारात के लोग थे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग करे तो क्या करें। लेकिन दोस्तों जो सचिन था वो अपने जिद पर अड़ा रहता है और वो कहता है कि जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा है, दोनों पक्ष में जब झगड़ा हो जाता है रात के 1 बजे 1 बज जाते हैं और जब रात के 1 बजते हैं तो दोनों एक दूसरे के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से जो सचिन था वो अपनी बारात को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम किया गया था और जब शादी करने की बारी आई तो लड़का बारात को लेकर वापस अपने घर चला गया। यही सब सोचकर प्रिया के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन दोस्तों प्रिया भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि जो ज़मीन उन लोगों के पास था, जिस ज़मीन से वो लोग खाते पीते थे, वो ज़मीन भी गिरवी रख दी गई थी और जो पैसा उन लोगों को मिला था वो पैसे वे लोग सारा सामान खरीद लिए थे, जिस वजह से सारा सामान भी नुकसान हो गया था। लेकिन दोस्तों प्रिया हिम्मत नहीं हारती है और अपने आप को हौसला देती है और फिर कुछ दिनों बाद वह पटना जाकर अपने LLB की पढ़ाई जारी कर देती है। दोस्तों प्रिया के गांव में ही एक लड़की की शादी थी जो प्रिया के पापा सारा सामान कम पैसों में ही उनको दे देते हैं, जिस वजह से उनको कुछ पैसा मिल जाता है और वह सामान भी बिक जाता है। अब दोस्तों प्रिया पटना में रहकर खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और जब उसका पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो कंप्लीट हो जाती है, तब वह
सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है। और पढ़ाई करने के साथ साथ दोस्तों वो छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी, जिससे वह थोड़ा मोटा खर्चा निकाल कर अपना दिनचर्या निकाल सके। दोस्तों प्रिया पहली बार सिविल जज का जब एग्ज़ाम देती है तो उसका नहीं निकल पाता है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है, वो फिर से तैयारी करती है और वह जब दूसरी बार एग्ज़ाम देती है, लेकिन दोस्तों दूसरी बार भी उसका किस्मत साथ नहीं देता, कुछ नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों वह फिर हौसला छोड़ती नहीं है, अपना हौसला बरकरार रखती है और जब तीसरी बार वो सिविल जज का एग्ज़ाम देती है तो दोस्तों उनका एग्ज़ाम वह पास कर लेती है। उसका एग्ज़ाम वह पास कर लेती है जब, और कुछ महीनों बाद वह सिविल जज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जिस दिन प्रिया का सिलेक्शन सिविल जज में हुआ था उस दिन प्रिया बहुत ज़्यादा रोई थी अपने पुराने दिनों को याद करके, क्योंकि दोस्तों उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शायद वह अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं थी कि उससे इतने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। शायद आप लोग इस कहानी के माध्यम से दोस्तों नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस इंसान के ऊपर इतना कुछ बीत रहा होगा वह इंसान बहुत अच्छे से समझ जाएगा। दोस्तों प्रिया जब जज बन जाती है तो उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि उसकी शादी सचिन से नहीं हुई। दोस्तों यहाँ तक कि प्रिया के गांव के चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि प्रिया अब एक सिविल जज बन चुकी है और यह बात अखबारों के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। दोस्तों यह बात सचिन के घर वालों को भी पता चल जाती है कि प्रिया अब सिविल जज बन गई है, जिस वजह से सचिन के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे। दोस्तों सचिन को जब ये बात पता चलती है तो प्रिया के वह सिविल जज बन चुकी है तो वह भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने आप पर ही सोचने लगता है कि शायद हमको उस दिन प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब प्रिया सिविल जज बन जाती है, उसी पोस्टिंग कई जगह पर होती है, इधर कभी उधर कई जगह उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन 2-3 सालों बाद जब प्रिया की पोस्टिंग बिहार के ज़िले में होती है तो वहाँ पर दोस्तों वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही होती है, जज की सेवाएं दे रही होती है। तभी दोस्तों कोर्ट में एक 40 साल की बूढ़ी औरत आती है और प्रिया से वह कहती है आपने वकील के द्वारा कि जज साहब हमारी ज़मीन हमारे पड़ोसी के लोग कब्जा कर लिए हैं और मेरे पास मेरे ज़मीन का सारा कागज़ भी है, लेकिन जब मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि हमारे ज़मीन पर कोई खेती वगैरह मत करो, कुछ भी काम मत करो, तो वे लोग मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जज साहब वो सब कुछ पैसे वाले हैं, चाहकर भी उससे कुछ नहीं कर पाती हूँ, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हूँ। अब आप ही मेरा सहारा है, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। दोस्तों प्रिया उस औरत की ज़मीन का कागजात वगैरह देखती है तो सब कुछ सही था, जितनी भी ज़मीनें थी वो सारे ज़मीन थी उस औरत के नाम लिखी हुई थी, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों ने उनके ज़मीन को कब्जा कर रखा था। दोस्तों प्रिया अपने कुछ अधिकारियों से बातचीत करती है और उन लोगों के पास जो ज़मीन कब्जा किए थे उनको नोटिस भिजवाती है और कुछ समय बाद उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब उन लोगों को कोर्ट में देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उस औरत का ज़मीन जिन लोगों को कब्जा किया था वह लोग कोई और नहीं थे बल्कि सचिन और सचिन के पापा थे। और यह सब देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों सचिन के पापा प्रिया को पहचान जाते हैं और प्रिया से कहते हैं कि जज साहब हमारी ज़मीन है, हम लोग 20 सालों से उस पर खेती करते हैं, लेकिन यह औरत हमारे बगल की रहने वाली है और यह हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। दोस्तों जब प्रिया यह बात सुनती है तो वो कुछ देर सोचती है और फिर सचिन के पापा से कहती है आप लोग चुप रहिए, थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के बारे में जानती हूँ कि आप लोग किस तरीके के इंसान हैं और आप लोग किसके साथ कैसी हरकतें करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कोर्ट के अंदर ही लेखपाल को बुलाया जाता है और जितने भी ज़मीन के कागजात वगैरह था सब कुछ निकलवाया जाता है। तो लेखपाल साहब वो कहते हैं कि जो सारा ज़मीन के उस औरत के नाम पर है और ज़बरदस्ती वो लोग उस ज़मीन को कब्जा किए थे। दोस्तों प्रिया ये सब देखकर सचिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उनके ऊपर 40,000 का जुर्माना भी लगाती है और कहती है ये 50 साल की जो बूढ़ी औरत है 6 महीने से कोर्ट का चक्कर काट रही है, उसका जितना भी पैसा खर्चा हुआ है वो सारा पैसा तुम लोगों को देना पड़ेगा। इस केस को भी मैं अभी बंद नहीं करूँगी, तुम लोग ज़मीन जितना लिए हो वो सारा ज़मीन तुम लोग कब्जा किए हो, सारा ज़मीन तुम इस औरत को वापस करो। 6 महीने के अंदर तुम लोगों ने कोई भी गलती कदम उठाया और किसी भी परेशानी में बुढ़िया को किया तो मैं इसके साथ
बहुत गलत होगा। तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी और पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर ही तुम्हें गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, सचिन के पापा हाथ जोड़कर प्रिया के सामने माफ़ी मांगने लगते और कहते हैं कि जज साहब, वो ज़मीन हमारी लाखों रुपए की है, प्लीज़ हम लोग साथ ऐसा मत करिए। लेकिन दोस्तों, प्रिया उन लोगों के बातों को नहीं सुनती और अपना फैसला सुना देती है और वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, सचिन के पापा यहीं पर हार नहीं मानते हैं। अगले दिन जैसे ही होता है वे लोग प्रिया के घर पहुंच जाते हैं और प्रिया से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके वो ज़मीन हमें दिलवा दो, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत होगी हम लोग तुम्हें दे देंगे। लेकिन दोस्तों, प्रिया उन लोगों को अपने घर से धक्का मारकर भगा देती है और कहती है कि आज के बाद दोबारा से कभी भी तुम लोग यहाँ पर मत दिखाई देना। दोस्तों, वो जितना भी ज़मीन कब्जा किए थे सारा ज़मीन उस बूढ़ी औरत को दिलवा देती है और बूढ़ी औरत उस जज साहबिना के सामने बहुत रोती है, पैर पकड़कर रोने लगती है, अपनी ज़िंदगी में अब खुशी जीने लगती है। दोस्तों, प्रिया अब अपना बदला सचिन से ले लिया और उसके पापा से भी ले लेती है। दोस्तों, जब यह बात प्रिया के पापा को पता चलती है कि सचिन और उसके पापा कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने एक बूढ़ी औरत के साथ इतना गंदा काम किया है, तो यह सारी बातें सुनकर प्रिया के पापा जो थे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि शायद चलो अच्छा हुआ कि प्रिया की शादी सचिन से नहीं हुई, क्या पता कि शादी अगर हो जाती तो हमारे बेटी प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। दोस्तों, आप लोग प्रिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रिया ने जो सचिन के साथ उनके पापा से किया, क्या वो सही किया या गलत किया? दोस्तों, हमारे नज़र में प्रिया ने 200% सही काम किया। दोस्तों, बिहार में दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। अगर आप लोग बिहार के रहने वाले हों या तो कहीं के भी रहने वाले हैं तो मेरे इस वीडियो के देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास कई लोगों का फ़ोन आता है कि ज़्यादातर लोग मुझे यही कहते हैं कि मुझे यही कहानी सुनने को मिलता है कि बिहार में जितनी भी लड़कियां होती है उनकी शादी तो होती है लेकिन दहेज ना मिलने की वजह से उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिस वजह से ज़्यादातर लड़कियां होती है वो खुदकुशी कर लेती है या फिर अपना ससुराल छोड़ के उनको जाना पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, दहेज प्रथा को आप लोग बंद करिए और दहेज लेने से आपकी ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी। आप अपने ऊपर यह लायक बनिए कि जब किसी लड़की से शादी करें तो आपको दहेज लेने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, आज कि प्रिया की कहानी आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और इस तरह से कहानी मैं आप लोग को और भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को बने रहिए। नमस्कार।